अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है और रूल ऑफ लॉ हम कहते किसको हैं। तो बच्चे, आज की क्लास में हम पहले ये बात समझ रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ से चेंजेस क्या आ रहे हैं और रूल ऑफ लॉ के बारे में तीन महान फिलोसोफर्स ने क्या क्या बातें कही हैं। अच्छा, रूल ऑफ लॉ क्या था, समराइज कर लेते हैं पिछली क्लास की बातों को। नई क्लास की बात स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लास की बात को समराइज कर लेते हैं। बेटा, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपकी दुनिया के अंदर लॉ इज द प्रिवेलिंग पावर। सही है। आपकी दुनिया में लॉ के अलावा कुछ भी नहीं, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। बादशाह और शहरियार एक ही लेवल पे खड़े रहेंगे। वो तो वैसे भी एक ही लेवल पे, लेकिन फिर भी कोई भी बादशाह, कोई भी पेसेंट एक ही लेवल पे। रूल ऑफ लॉ ये कहता है। अच्छा, लॉ के बारे में तीन बड़े फेमस फिलोसोफर्स ने कुछ अपने अपनी बातें कही हैं। याद रखना मेरे बेटे, फिलॉसफी का एक अच्छी बात और एक बुरी बात यह है कि फिलोसफिकल बातों में हमेशा लिमिटेशंस होती है। याद रखना, नो थ्योरी इज परफेक्ट, ओनली बिब्लिकल वर्ड्स आर परफेक्ट। यानी अगर कोई चीज खुदा की तरफ से है तो वो परफेक्ट है। इंसान ने कोई भी चीज कही है तो वो परफेक्ट नहीं हो सकती। तो ये जो भी बातें करेंगे ना, इसमें इनकी लिमिटेशंस भी शामिल रहेंगी। ये भाई साहब जो बोलेंगे उसमें इसका प्रॉब्लम होगा, वॉन हाइक जो बोलेगा उसका अपना प्रॉब्लम होगा, और राज भाई तो वैसे ही थोड़े प्रॉब्लमेटिक है, तभी इनका नाम भी राज ही है। तो ये राज भी उसी के साथ चला गया। तो अब पता करते हैं कि डाइसी क्या कहता है। अच्छा सर, डाइसी भैया कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर ऑन द साइड ऑफ स्टेट। सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल सही है। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉमन लॉ, यानी हर इंसान को उसके तौर, उसके रिलीजन के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए। किंग चार्ल्स का इंसाफ अलग है, शहरयार के लिए इंसाफ अलग होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही, बहुत आइडियलिस्टिक बात कही। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मैं और आप जब कोर्ट रूम में दाखिल होंगे तो आपकी कोई भी पोजीशन है, इट वोंट मैटर। आप एडवाइजर टू किंग है और मैं एक आम आदमी, नो प्रॉब्लम। व्हेन वी एंटर इन द आईज ऑफ लॉ वी बोथ आर द सेम। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। अच्छा, ये इसी बात पे मैं कहता हूं कि यहीं से हर थ्योरी का ना कोई एक सवाल होता है। मतलब हर थ्योरी की एक कोई ऐसी हरकत होती है जिस हरकत के बाद थ्योरी परफेक्ट नहीं रहती। ये इस थ्योरी का सवाल है। ये कहता है कि कोर्ट के पास ये राइट है कि वो पार्लियामेंट को किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर पे चैलेंज कर दे। राइट। अब दो बातें इसमें प्रॉब्लमैटिक है। पहली बात, इंपॉर्टेंट मैटर का क्या मतलब यार। एक मैटर है, वो है। अब वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा? जजेस डिसाइड करेंगे। तो जजेस तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते। अच्छा, पार्लियामेंट की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? देखो, दुनिया में और पाकिस्तान में बड़ा फर्क है। अब आप मुझे ये वीडियो में कहीं से भी देख रहे हैं, क्योंकि आप उर्दू समझ रहे हैं तो आप इंडिया और पाकिस्तान को समझते हैं। तो मैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे सारे उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए ये बात कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन ख्वाब में होते हैं। कि मैं सोया था, सुबह उठा तो इलेक्शन सही हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे। अंग्रेजों के यहाँ पे, इन द वेस्ट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। राइट। इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी की बड़ी इज्जत भी करते हैं कि यार एक बंदा है, उस बंदे ने पूरी जिंदगी हमें टैक्स दिया। अब वो कुछ भी है, कैसा भी है, ज्यादा टैक्स दे, कम टैक्स दे, हमें उसकी वोट की इज्जत रखनी है। दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। अब अगर एक हायरार्की है, एक कोर्ट है, कोर्ट हायरार्की से चलती है। हायरार्की मतलब प्रमोशन होती है। एक बंदा होता है, वो एडवोकेट होता है, वो फिर फलाना जज बनेगा। वो जज बनने के बाद इतनी मेहनत करेगा तो हायर कोर्ट का जज बनेगा। ये सब आगे हम हमारे सिलेबस में डिस्कस करेंगे। वो फिर अटॉर्नी जनरल बनेगा, वो फिर वाइस चांसलर बनेगा, वो तो फिर पता नहीं क्या क्या बन सकता है। राइट। पार्लियामेंट डज नॉट वर्क दैट। पार्लियामेंट वर्क्स इन अ वेरी सिंपल वे कि आपने वोट दिया, मुझे वोट मिला, थैंक यू सो मच, अब मैं प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूँ। अच्छा, द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपका वोट मुझे मिला है। तो कोर्ट
अगर वोट की ताकत को नहीं रिकॉग्नाइज कर रही तो ये बात बीच में आ जाती है। लेकिन अब इसका ये इतना डिस्कशन मैं कर ही इसलिए रहा हूं ताकि वैसे तो ये 10 मार्कर या 15 मार्कर नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड यार, जो बंदा जज होता है ना मेरा बेटा, वो बंदा दुनिया देखा हुआ होता है, मेरे और आपके जैसे लोगों से ज्यादा नॉलेज रखता है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कराची की हम बात करें, कराची के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उथल पुथल हुआ है, राइट। अगर अभी कोई कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके मुर्तजा वाब को अकाउंटेबल ठहराती है तो मजा ही आ जाएगा ना यार। लेकिन ये मजे हमें नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे ये वाला डाइसी का लॉ नहीं वर्क कर रहा है। ओके बच्चों। अच्छा, अगेन इसके प्रॉब्लम्स मैं डिस्कशन के अंदर चेक कवर कर चुका हूँ कि इट चैलेंजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम है बहुत बहुत डिटेल में मैंने अभी बताया। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गुड, वेरी गुड। मैंने क्या बोला कि किंग का एडवाइजर और शहरयार जब लॉ की जब अदालत में जाते हैं तो एक ही तरह जाते हैं। वाह यार, क्या आइडियल दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए। सॉरी, है ही नहीं। मैं और किंग का एडवाइजर जब एक साथ जाएंगे तो वो किंग की बैकिंग लेके आएगा, मैं जाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। पहले ही हमारे हालात खराब हो गए। मैकडोनल्ड्स वर्सेस शहरयार के केस में भी मैकडोनल्ड जीतेगा, शहरयार हारेगा। क्योंकि मैं पहले भी जब मैंने एडवर्शियल कोर्ट सिस्टम के बारे में बात की तो मैंने ये बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी कि बेटा, कोर्ट में अगर एडवोकेट दाखिल हो गया तो गेम अब पैसे की हो गई। मेरा वकील अगर सस्ता है, चरिया है, तो मैं हार गया केस। ओके। अच्छा सर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन दो और लोगों की बातें हैं। वॉन हाइक वाज एन इकोनॉमिस्ट हु इन अ लॉट ऑफ सेंसेस अग्रीड विद डाइसी। तो पहली बात इसने भी वही बोली कि यार कोर्ट चैलेंज कर सकती है। दूसरा, बार बार बीच में आओगे, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट बनोगे तो रूल ऑफ लॉ वीकेंड हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बात है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर मैं एज अ किंग बार बार, जैसे ट्रम्प साहब है, हमारे हमारे ट्रम्प साहब बार बार बीच में आते हैं, तो रूल ऑफ लॉ अमेरिका में वीकेंड हो चुका है। ट्रम्प और ट्रम्प के बच्चों के लिए अलग कानून है, मेरे और आपके बच्चों के लिए अलग कानून है। पाकिस्तान के अंदर हम ये बात आते आम झाम देखते हैं, कराची के अंदर काले डाले घूमते हुए एक पावर की निशानी, स्टेटस सिंबल है। जब भले उस काले डाले के ऊपर जो गार्ड बैठा हुआ है उस चरिए को गन भी चलाना नहीं आती, लेकिन ये पावर की निशानी है भाई। ठीक है। दूसरा, तीसरी बात ये कह रहा है कि मॉडर्न स्टेट सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, राइट। जो रूल ऑफ लॉ को अगर कम करती है तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वो रेगुलेट करता है। यानी अगर कोई बंदा है जो पार्लियामेंट में होने की वजह से बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है, तो बस फिर यहाँ पे बीच में आ जाओ, रोको उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, वरना उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकने की जरूरत नहीं है। राज भाई हमारे बहुत अच्छे वेट लिफ्टर हुआ करते थे। राज भाई ने फरमाया कि आप रूल्स बना दें, लॉज बना दें, प्रोसीजर्स बना दें, और मालिक आप जो बनाएंगे वो इतने परफेक्ट होंगे ना कि बस जो आपने बोल दिया वही होगा। मतलब हमारे, मैं एक जगह पे, मैं सिटी स्कूल में काम करता था, ये मेरे को पता है कि मेरा एडिटर ये निकाल देगा, लेकिन आई होप वो इससे एक रील बनाए। मैं सिटी स्कूल में जॉब करता था तो हमारे वहां पे कुछ लोग होते थे जो वेट लिफ्टिंग अच्छी करते थे। उसमें से एक बंदे ने एक बार हमारी कोऑर्डिनेटर साहिबा को कहा था कि जिसने आपको छोड़ दिया वो डूब गया। मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि ये वाला, ये चीज तैरेगी कि ये चीज तैरेगी, नहीं मैम वो चीज नहीं तैर पाएगी जिसको आपने छोड़ दिया। तो भाई कुछ लोग होते ही ऐसे। राज उन्हीं में से एक है। राज भाई वही है। राज भाई आपको कह रहे हैं कि आप मालिक, आप परफेक्ट हो, आपने जो चीज छू ली वो सोना, और जो आपने छोड़ दिया वो डूब गया सर। तो बस ये बात याद रखिएगा वेन एवर यू थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट राज। ओके। अच्छा सर, याद रखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज, सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज। हम पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में कर लेते हैं क्योंकि हमारे कुछ
पेपर के अंदर अक्सर 5 मार्कर्स में ये बहुत आ सकता है, ये 2 मार्कर्स में आ सकता है, ये 3 मार्कर्स में आ सकता है। 10 मार्कर आई डोंट थिंक एग्जामिनर इतना दयालु अभी तक हुआ है। अच्छा, सिविल लॉ इज बेसिकली मी एंड यू, क्रिमिनल लॉ इज बेसिकली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सिविल लॉ के अंदर जो बंदा केस स्टार्ट करता है उसको क्लेमेंट कहते हैं, क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूटर कहते हैं। प्रोसिक्यूटर मतलब सजा दिलवाने वाला। सिविल लॉ के अंदर हम वो बंदा केस स्टार्ट करवाता है जिस बंदे के राइट्स को आपने डिस्टर्ब किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कमिटमेंट किया, मैंने वो कमिटमेंट पूरा नहीं किया, तो आप मुझ पे केस करो। अरे मैं अपने आप पे तो केस करूंगा नहीं। क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट केस करता है। स्टेट जिस बॉडी के थ्रू केस करता है उसको हम कहते हैं क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। सिविल लॉ के केसेस आपके काउंटी कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं। टू स्टार्ट ऑफ विद कैसे जाते हैं, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ के अंदर मैजिस्ट्रेट कोर्ट या क्राउन कोर्ट के अंदर केस जाता है। सिविल लॉ के अंदर द बैलेंस इज ऑन प्रोबेबिलिटी। हम ये देखते हैं कि कौन किसके साथ गलत कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं काम कर रहा हूं, मुझे सैलरी नहीं मिली, तो सिविल लॉ की नजर में केस स्टार्ट करने के मेरे पास सारे रीजन है कि हाँ भाई तूने काम किया, तुझे सैलरी नहीं मिली, गलत हो गया ना आपके साथ, तो अब आपका केस स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल। ऑन दी हैंड ऑफ क्रिमिनल लॉ के अंदर ये होता है दैट यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सर ऐसा क्यों? भाई कोई भी इंसान क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ है, ये अजम्पशन होती है कौन, ठीक है। अजम्पशन ये होती है कि आप क्रिमिनल पैदा नहीं हुए, आप क्रिमिनल पैदा नहीं हुए। तो मैं जो प्रोसिक्यूटर है, जो इल्जाम लगाने वाला है, वो आप पे लगाए हुए इल्जाम को साबित कर देगा, तो बस फिर आपको सजा होगी, वरना आपको सजा नहीं होगी। अच्छा, इसकी सजा अलग होती है सिविल के अंदर के भाई एक दूसरे से, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी और मेरी वाइफ की नहीं बनी तो ज्यादा से ज्यादा जज यही बोल सकता है भाई रिसेंट कर दो, तलाक दे दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। क्रिमिनल के अंदर ये हुआ कि भाई मैंने एक बंदे का मर्डर कर दिया, तो जज ये तो नहीं बोलेगा गलत हो गया, हाँ अब इसको जिंदा करके दिखाओ। अरे भाई तू जज है, पागल तो नहीं है, मैंने एक बंदा मार दिया तो मुझे ये बोले गलत कर दिया। भाई सिविल के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह काम किया, मुझे उस इदारे ने 2 महीने से सैलरी नहीं दी, तो सिविल के अंदर ये हो सकता है कि मुझे जज साहब उस इदारे को बोले कि यार आप 2 महीने की सैलरी भी दें, आपको जो इसने इतने लीगल धक्के खाए उसके पैसे भी दें, लॉयर के पैसे भी दें, और ये सारे पैसे देके इसको फारिग करें। अब मुझे मेरे बॉस ने कत्ल कर दिया, मेरी बेवा ने मेरे बॉस पे केस कर दिया, अब जज ये बोलेगा गलत कत्ल कर दिया है, जिंदा करके दिखाओ इसको। पागल हो गया जज, फांसी की सजा दे ताकि मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को सुकून मिले कि हाँ यार ये आदमी भी मर गया। दैट्स हाउ द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कैन बी थॉट ऑफ। सिविल के अंदर आप एक दूसरे से अलग हो जाओ, बहुत है, ये सजा है, ठीक है, ओके, क्योंकि हम दोनों का रिलेशन नहीं चल रहा था, चाहे कमर्शियल हो चाहे पर्सनल हो, लेट्स पार्ट वेज। क्रिमिनल के अंदर यार अगला मर चुका है, बात समझ आई। अच्छा, जब आप किसी कंट्री में रहते हैं तो आपके ऊपर इंटरनेशनल लॉज नेशनल लॉज दोनों लगते हैं। जैसे कराची के पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल लॉ में इंडस वाटर ट्रीटी लगती है, यूनाइटेड नेशंस के हम पे, सिक्योरिटी काउंसिल्स के जितने लॉज है वो हम पे अबाइड हमें करना जरूरी है। नेशनल लॉ के अंदर आपके ऊपर अगेन पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ होते हैं, ये बात हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। अच्छा यार, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। सर लॉ क्या होता है और मोरालिटी क्या होती है? बेटा लॉ इज जो चीज आपको कानून में लिख के दे दी गई है। मैं जस्ट बता रहा हूं, अभी बहुत प्यार से मैं आपको उसको डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर ये जून 2023 में एक बार सेक्शन ए का क्वेश्चन 5 बन के, यानी 10 मार्कर बन के आया है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में अपने टॉपिकल ब्रेकअप दिखाऊंगा कि यार ये पहला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि यार लॉ सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, किसी चीज की इजाजत देता है या किसी चीज की इजाजत नहीं होती, बिला वजह की कोई बीच में बात नहीं होती, इसमें कोई बीच की बात नहीं है। जैसे यूके में एबॉर्शन एक्ट 1966 के अंदर आया जिसने एबॉर्शन की इजाजत दे दी,
जबकि क्रिश्चियनिटी भी इस्लाम की तरह अबॉर्शन की इजाजत नहीं देता। यार बस कर दो, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके माँ बाप का पता नहीं, माँ बाप का नहीं पता तो इनकी सोशल सिक्योरिटी का नहीं पता, हमें पालने पड़ेंगे। फला बंदा मिस्टर ए की पूरी फैमिली टैक्स दे रही है और मिस्टर जेड का बच्चा बड़ा हो रहा है। अब वो बच्चा सिंगल पेरेंट के घर में बड़ा हो रहा है तो वो सोशल प्रॉब्लम तो अलग क्रिएट कर सकता है आगे जाके। अभी मुल्क के ऊपर फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट कर रहा है, तो भाई इफ देयर इज एन अनवांटेड प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दो। ये अलाउ किया 1965 के अंदर जाके। मोरालिटी ऑन द अदर हैंड इज a bit different. Morality, on the other hand, is a bit different. It is the difference between good and bad. जैसे सही बुखारी की एक हदीस है कि जो भी चीज तुम्हारे दिल को मुतमईन करे, समझ जाना अगर तुम मुसलमान हो तो वो चीज सवाब, मतलब वो चीज सवाब के, वो चीज सवाब है या वो चीज अच्छी है, वो चीज सही है, वो चीज करो। और जो जिस चीज का तुम्हारे दिल में खदशा आ जाए, यानी आपके दिमाग में दिल में डाउट आ जाए कि यार ये गलत है, ये फितरत नहीं है, ये नेचर नहीं है इंसान की, छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि वो चीज गुनाह है। तभी अल्लाह तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में, गॉड तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में ये बात डाल, राइट? So it is basically the difference between right and wrong. It is basically your philosophy, it is your religion, it is your culture. ये वही वाली बात है कि मम्मी ने बोला कि सीधे हाथ पे करवट रख के सोते हैं, राइट? तो ये बात मम्मी ने क्यों बोली, इसकी इस्लामिक स्टैंडिंग क्या है? अच्छा ये मैं कर रहा हूं तो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूं। जैसे हमारे बहुत सारे साउथ एशियन घरों के अंदर ये होता है कि चप्पल उल्टे नहीं उतारो, इससे घर में नहुसत। तो भाई घर में नहुसत नहीं आती, पुराने जमाने में घर में लाइट नहीं थी, चप्पल उल्टा उतारते थे, दादा स्लिप हो जाता था, दादा को इंजरी हो जाती थी, तो आज तक हम चप्पल उल्टे नहीं उतारे, राइट? तो आपकी कल्चर, आपकी फिलोसफी, आपकी मोरालिटी बनाते हैं, ओके? लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं स्टेट, मोरालिटी की इंप्लीमेंटिंग पावर आपके अंदर होती है। एग्जाम्पल, बेल्ट पहनो चालान आ जाएगा, राइट? बेल्ट पहनो चालान आ जाएगा। गाड़ी में गाने सुन रहे हो, फरिश्ता तो नहीं आता। ये होता है लॉ एंड मोरालिटी का फर्क। लॉ इज फॉर एवरीवन, यू हैव टू फॉलो इट। एग्जाम्पल, आप अपनी महबूबा के साथ जा रहे हैं तो आपने अपनी महबूबा को भी बोलना है, बहन, बेगम, जो भी आप बोलो, बेल्ट पहनो चालान आ जाएगा। चालान आएगा तो आजकल चालान के साथ तस्वीर भी आ जाएगी, अब्बा को भी बताना पड़ेगा कि ये, मतलब अच्छा थोड़ी लगेगा अम्मी को पहली बार तस्वीर दिखा रहे हो और उस तस्वीर के अंदर बहू चालान में दिख रही है, राइट? तो ये लॉ है, इट इज फॉर एवरीवन। मोरालिटी इज वॉलेंट्री। आप अपनी महबूबा के साथ जा रहे हैं, अजान हुई, आप दोनों ने रुक के नमाज पढ़ ली, अब आपके फरिश्ते कंफ्यूज हैं, ये मोरालिटी है, वॉलेंट्री है भाई ये। आप कितनी और कैसे मानते हो, दैट्स मोरालिटी। लॉ इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन यू एंड द स्टेट। मोरालिटी इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गॉड, ओके? लॉ के लीगल डिस्प्यूट्स हैं जो कोर्ट में सेटल होते हैं, मोरालिटी के यूजुअली निगोसिएशन से बातचीत सेटल हो जाती है। आप मस्जिद चले गए, आपने मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने आपको बताया, आपने अपना केस और डिफाइन किया, मुफ्ती साहब ने एक्सेप्शन निकाली, आपने और बताया तो उन्होंने और एक्सेप्शन निकाली, दैट्स मोरालिटी। लॉ की पूरी मशीनरी बनी हुई है, कोर्ट के सिस्टम्स बने हुए हैं। मोरालिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मोरालिटी अगेन इज रिस्ट्रिक्टेड टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लॉ अप्लाइज टू यू वेदर यू लाइक इट और नॉट। वही वाली बात, चालान आएगा, अच्छा लगे या नहीं लगे। अब्बू हो सकता है पहली बार अपनी बहू को, या अंकल हो सकता है पहली बार अपने सन इन लॉ को उस पर देखें, वो चालान में देखें। मोरालिटी इज वॉलेंट्री। आप गाड़ी में गाने सुन रहे हो, फरिश्ता आए नहीं है, गाड़ी में बेल्ट लगा के घूमो, बेल्ट लगाए बगैर घूमोगे तो पुलिस वाला जरूर आ जाएगा। तो लॉ इज फॉर एवरीवन वेदर यू लाइक इट और नॉट। मोरालिटी इज समथिंग दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा बेटा, अब याद रखना कुछ टाइप्स ऑफ जस्टिसेस हैं, ये आज तक एग्जाम में आई नहीं है, आ सकती हैं, मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि कल कला को ये बात नहीं हो कि यार सर ये 2 मार्क के लिए आया था, ये होता क्या है? ये जो अक्सर हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के टीचर्स को फेस करना पड़ता है ना, सर ये क्या होता है, ये तो आपने पढ़ाया नहीं। मैं पढ़ा देता हूँ, आया आज तक नहीं है, 2-3 नंबर के लिए कभी अगर आ गया तो लिख के आ जाना।
सर एक होता है प्रोसीजरल जस्टिस, कि आपका प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इतना तगड़ा है कि उससे जस्टिस मिल जाए, जैसे इंग्लिश लीगल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं। एक होता है करेक्टिव जस्टिस, कि आप ऐसी सजा दे दो कि अगली मर्तबा बंदा ये हरकत ना करे, राइट? एग्जाम्पल, सऊदी सऊदी कवानीन, चोरी करोगे हाथ काट देंगे, राइट? सुना तो यही है अब आजकल, तो मुझे नहीं लगता सऊदीया में भी ये सब होता है। और सब्सटेंटिव जस्टिस, ये अगेन ये कोई खलाई बात है, लॉ इतना परफेक्ट है, ये राज जैसे और लिफ्टर किस्म के लोग ऐसी बातें करते हैं। इतना परफेक्ट कानून बना दिया है ना बॉस ने, कि देखना कोई बंदा गलत नहीं करेगा। अरे क्या बात कर रहा है, कोई बंदा गलत नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं, सब सही हो जाएंगे, इतना परफेक्ट कानून बनाया ना, दा दा सब सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं, wherever there is law, people will find loopholes in it. हम रिलीजन में लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं, तो ये तो फिर किसी इंसान की बनाया हुआ कानून। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के ऊपर आप लोगों के 2 मिनट लेना चाहूंगा। बेटा ये लॉ के पेपर 1 के एनालिसिस हैं, ये जा रहे हैं नवंबर 2025 तक इंशाल्लाह ताला। अब जब आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए आएंगे तो ये जून 2026 का पेपर भी इसमें मैं इंक्लूड कर लूंगा, और बाकी पेपर्स भी नवंबर 2026 का पेपर। आप सिर्फ ये देखना, जून 23 पेपर 1-2 सेक्शन ए क्वेश्चन 1 नवंबर 23 का। अगेन इसमें क्वेश्चन 5 है तो ये 10 मार्क का होगा। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 यानी ये 5 मार्क का और 3 मार्क का, या कुछ इसी तरह का आया होगा। इसी तरह आप जब आगे जाते हो तो ये अगेन 2 मार्क्स का या 1 मार्क का कुछ आया होगा इसमें, अगेन 1 मार्क का। तो आपका कोई भी पेपर इंट्रोडक्शन टू लॉ या ईएलएस एंड कॉन्टेक्स्ट के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर के ऊपर अपनी ग्रिप जरूर रखनी है। देखो यार, हर बार लेजिस्लेशन है जरूरी नहीं है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है जरूरी नहीं है, ये हर बार आएगा, ये वादा है मेरा। बात समझ आई? So see you all in the next video. Please subscribe to our socials. Do subscribe to the YouTube channel. Leave your comment if you like the video. If you want to give us any feedback, you can leave the comments or DM me on WhatsApp. The WhatsApp numbers are right there in front of you. Inshallah, see you all soon in the next video. Thank you. This is Shahryar Javed signing off from Enterprising Mindset. All of these videos of O&A levels are powered by Trailblazer, which is our official sponsor for all our recorded lectures. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.